Assalamualaikum dear student, I am Ms. Fahmida Kamal. I hope you all are fine and safe. Dear student, our main purpose of these online classes to keep you in touch with your books and to keep you study. So take the advantage of these classes. And one more thing students, this is the high time that you can improve your all four skills like reading, writing, listening and speaking as well. So for example, writing. Many of you are very good in writing, but what's the problem is especially when you are in your examination session, आप examination में जब बैठे होते हो तो many of the students know all the answers of the question, but the problem is their slow speed. So आप लोगों के साथ क्या मसला हो जाता है उस टाइम कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता स्लो स्पीड की वजह से. I have a suggestion for you students that take a time stop watch. आप अपने पास एक stop watch रख लो और फिर उसके अकॉर्डिंग देखो कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन 5 to 10 शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी पेपर में आते हैं कितने टाइम में वो सब आप पूरे कर लेते हो. तो इस तरह से यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्पीड एज वेल. इसके अलावा आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो. आप अपनी फोकस करो कि मैं क्या चीज़ है इंग्लिश में, अगर वो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो व्हाट स्ट्रेटजी आई कैन यूज़ टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग. तो इस तरह से ये टाइम जो है दिस इज़ द हाई टाइम फॉर यू कि आप वो सब चीज़ें करो जो आप यूजुअली स्कूल डेज़ में नहीं कर पाते हो. तो अभी के लिए ये मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी स्टूडेंट्स के इस टाइम को लेयर टाइम समझकर वेस्ट नहीं करना. आपने इस टाइम को इस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि आप जब आओ स्कूल आओ तो आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सेल होकर आओ, बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूव होकर आओ. Okay ji, before we are going to start our lecture number 3, I would like to recapitulate my lecture number 2 what we have done. It was the text reading. Lesson number 2 है आपका. वैसे तो ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लेसन नंबर 1 है, लेकिन अगर हम नंबरिंग वाइज चलते जाएंगे तो दिस इज़ द लेसन नंबर 2 लाइट इन द नाइट. अच्छा जी स्टूडेंट, हमने उसमें रीडिंग की थी टेक्स्ट की. आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ कि मैंने हमने रीडिंग में क्या पढ़ा था. हमने उसमें पढ़ा था कि 1700s में, बिफोर द 1700s लंदन वॉज मच स्मॉलर, बहुत छोटा था और उस वक्त लाइट्स जो थी एज सच इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी. लोगों को बाहर निकलना रात के वक्त इट वॉज बिकम डेंजरस, इट बिकेम डेंजरस. तो मतलब वहाँ पर मतलब ख़तरा हो जाता था. किस तरह से कि या तो वो लोग गिर जाते थे, ठोकर लग जाती थी, मैनी टाइम्स दे वुड रॉब्ड एज वेल. तो उन्हें मतलब उनको अक्सर लोग लूट लिया करते थे. अब क्या हुआ कि उसके बाद लोगों को अगर रात के वक्त निकलना होता था तो वो क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स का इंतज़ार करते थे और फिर उनको बाहर निकलने में, सोशलाइज करने में आसानी होती थी. इसके अलावा अगर लोगों ने बाहर निकलना भी होता तो वो लिंक बॉयज़ को हायर करते. अब लिंक बॉयज़ कौन थे? लिंक बॉयज़ ऐसे लोग थे जो थोड़ी सी वेजेस मतलब मीगर पे के ऊपर आपके आगे आगे वो रात के वक्त लालटेन या वो लैंप जो होता था वो लेकर चलते थे. प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है कि जब वो लिंक बॉयज़ डिसऑनेस्ट हो जाते हैं. अब उनकी इस वजह से अब क्या करते हैं कि स्ट्रीट लैम्प्स की ज़रूरत महसूस होती है. अब जब स्ट्रीट लैम्प्स पेरिस में लंदन से पहले इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उसके बाद लंदन में ये ट्रेंड आता है. लंदन में सबसे पहले क्या पुलिस एक लॉ इन्फोर्स कर देती है वहाँ के लोगों पर कि विंडोज़ में वो लैंप्स को ऑन रखेंगे. तो समटाइम वो बुझ जाते थे तो लोगों को उसके लिए फ़ाइन हो जाता था. तो इसके बाद कुछ लोगों ने अपनी सर्विसेज एज ए लैम्प लाइटर्स जो हैं लोगों को देना शुरू कर दी. वो लैम्प लाइटर्स जो थे विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकम द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. तो अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ किया और उन्होंने बाकायदा स्ट्रीट लैम्प्स जो थे वो लगा दिए गए और फिर उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी क्लीनिंग, उनकी जो है मेंटेनेंस के लिए उन लोगों को रख लिया गया. लंदन वॉज द सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड द फैशन एट दैट टाइम. अब जब इतनी इम्प्रूवमेंट्स आ रही थी तो स्ट्रीट लैम्प्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह लंदन जो था वो रैपिडली ग्रोथ उसकी हो रही थी तो स्ट्रीट लैम्प्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती चली गई. और वो जो स्ट्रीट लैम्प लाइटर थे, जो लैम्प लाइटर्स थे, उनकी भी अहमियत बढ़ती चली गई. वो न सिर्फ इन स्ट्रीट लैम्प्स की क्लीनिंग, फिक्सिंग और इनकी मेंटेनेंस के लिए ही थे, इसके साथ साथ वो उन रूट्स को सेफ़ भी बनाते थे, उन रास्तों को सेफ़ बनाते थे. वो अपनी कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बनते चले जा रहे थे. देन द टाइम केम व्हेन द टेक्नोलॉजी बिकम मोर एडवांस.
तो फिर ऑयल लैम्प्स जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, उनको वैक्स और ऑयल से फ्यूल किया जाता था, जिसकी वजह से बहुत अनप्लेजेंट स्मेल आती थी और स्पेशली उसकी वो ड्रिप होते रहते थे और फिर उनकी बहुत सारे प्रॉब्लम साथ साथ चलते थे, जिनकी वजह से एक लैम्प लाइटर को 10 लैम्प्स जो थे वो सुबह में बुझाने होते, रात के वक्त वो हर लैम्प जो था वो बाय हैंड लिट किया जाता था। अब क्या हुआ कि ये प्रोफेशन उन लैम्प लाइटर्स के लिए इतना सैक्रेड हो गया, इतना मुकद्दस हो गया कि वो इसके साथ इतने जुड़ गए थे कि ये एक पेरेंट टू चाइल्ड प्रोफेशन बन गया कि नस्ल दर नस्ल चलने लगा। उसके बाद जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया तो ऑयल जो लैम्प थे उनको रिप्लेस कर दिया गैस लैम्प्स ने। गैस लैम्प्स के बाद जैसे ही मतलब उससे क्या हुआ कि ऑयल लैम्प्स की वो जो क्योंकि वो ड्रिप होते थे उनमें से अनप्लेजेंट स्मेल आती थी, तो गैस लैम्प में ऐसा नहीं था। जैसे कि इस कहानी में आगे चार्ल्स डिकेंस का जिक्र आता है। चार्ल्स डिकेंस वाज वन ऑफ द फेमस नॉवेलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो 1700 इसका टाइम ईरा है। तो इसने एक अपनी कहानी लैम्प लाइटर्स का एक एक्सट्रैक्ट इस स्टोरी में दिया गया है, जिसमें वो बताता है कि एक लैम्प लाइटर कैसा फील करता है कि वो इस ट्रांसफॉर्म को अच्छा नहीं समझता। वो कहता है कि अब ये हमारा प्रोफेशन जो है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग गैस लैम्प को जलाना, इसकी मेंटेनेंस कोई इतनी अहम मतलब इतनी मुश्किल नहीं है, इसे कोई भी जो है वो जला सकता है। नाउ इन एंडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज कि गैस लैम्प्स जो थे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको भी फिर वो रिप्लेस हो गए इलेक्ट्रिक लैम्प से, और फिर जब इलेक्ट्रिक लैम्प्स आ गए तो गैस लैम्प्स भी ख़त्म होते चले गए। अब लंदन में एक जगह है जिसका नाम है किंगस्टन पैलेस गार्डन, जो कि एक पुरानी एक एवेन्यू है, एक लॉन्ग स्ट्रीट है जिसमें दोनों अतराफ में पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है और वहाँ पर 1500 गैस लैम्प्स जो हैं वो लगाए गए हैं। और इन गैस लैम्प्स की वजह से वो कहते हैं कि आप यू कैन हैव अ ग्लिप्स ऑफ ओल्ड लंदन इन टाइम्स ऑफ चार्ल्स डिकेन। तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि चार्ल्स डिकेन के टाइम में लंदन कैसा लगता था। सो दिस वाज द होल अबाउट द टेक्स्ट। एक छोटा सा रिव्यू आपको मैंने दिया है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर इंग्लिश नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके इंग्लिश नोट्स हैं क्लास 7 के लिए जो डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर व्हेन यू ओपन योर नोट्स, पेज नंबर आपका 3 है लाइट इन द नाइट, ठीक है। यहाँ पर आपके इंग्लिश के MCQs दिए गए हैं। यू कैन इफ़ यू नोट डाउन दीज पेजेस, पेज नंबर 3, 4 एंड 5, ये 3 पेजेस पे हमारे लेसन के MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं एंड वर्ड सेंटेंसेस आर देयर। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, आप लोग जब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि मैंने जब आपको पेपर पैटर्न समझाया था तो यही बात आपको मैंने क्लियर की थी कि MCQs आपके इन्हीं नोट्स में से आते हैं। तो आप इन्हें जब याद करेंगे तो बहुत अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि इनकी लर्निंग जो है वो एक प्रॉपर अच्छे तरीके से हो, ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी साथ साथ तैयारी होती चली जाए। ओके जी, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपकी ये हेडिंग है इसमें लाइट इन द नाइट में। द फर्स्ट MCQs इज सिनोनिम ऑफ वर्ड एजिलिटी इज। एजिलिटी का सिनोनिम यानी उसका मुतरादिफ आपने बताना है, उसका हम मायनी जो है वो क्या है। 4 ऑप्शंस आर हियर। बिटरनेस, इसका मतलब है कड़वाहट। विकेटनेस, मक्कारी को कहते हैं। क्विकनेस, फुर्ती को कहते हैं यानी चुस्ती। एंड द काइंडनेस, मेहरबानी। एजिलिटी क्विकनेस को कहते हैं, यानी इसका मतलब जो इसका राइट आंसर है वो क्विकनेस है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी द राइट आंसर इज इन बोल्ड फॉर्म। आप ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हो। सो इट्स वेरी इजी टू लर्न। आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका राइट ऑप्शन जो है वो क्विकनेस है। नंबर 2, बिफोर डैश लंडन वॉज मच स्मॉलर देन इट इज़ नाउ। एज आई हैव टोल्ड यू इन द टेक्स्ट कि लंदन जो था वो 1700 से पहले बहुत छोटा हुआ करता था, अब तो ये काफ़ी मतलब इसके ये बहुत फैल चुका है। तो राइट ऑप्शन आपका 1700 है। नंबर 3, देयर आर मैनी लिंक डैश हु वुड होल्ड टॉर्च और लाइट। अब लिंक कौन से लिंक डैश थे जो टॉर्च और लाइट पकड़ते थे? बॉयज़, गर्ल्स, डॉक्टर्स, ड्राइवर्स। द राइट ऑप्शन इज बॉयज़। नंबर 4, देयर वर स्ट्रीट लैम्प्स इन डैश बिफोर लंदन। लंदन से पहले स्ट्रीट लैम्प्स कहाँ पर थे स्टूडेंट्स? आई हैव टोल्ड यू दैट स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन पेरिस बिफोर लंदन। तो नंबर 4 है देयर वर
There were street lamps in dash before London. Street lamps लंदन से पहले डैश में थे. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन पेरिस बिफोर लंदन. लंदन से पहले किस शहर में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे? पेरिस में. द राइट ऑप्शन इज पेरिस, ऑप्शन ए. नंबर 5, एनफोर्स मीन्स. एनफोर्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नाफिज करना. उर्दू में मैं आपको बता रही हूँ. तो राइट ऑप्शन इज इम्पोज. इम्पोज का मतलब, एनफोर्स का मतलब नाफिज करना है, लागू करना है. सो बोथ आर द मीनिंग ऑफ एनफोर्स इज इम्पोज. नंबर 6, ड्रिबलिंग मीन्स. ड्रिबलिंग का क्या मतलब है? 4 ऑप्शंस आर हियर. लीक, स्पिल, फॉल इन ड्रॉप्स, डिस्टिल. राइट ऑप्शन इज फॉल इन ड्रॉप्स. ड्रिबलिंग का मतलब होता है कि जब स्लोली एक कतरा कतरा गिरते हैं उसको ड्रिबलिंग बोलते हैं. ठीक है, कतरा कतरा गिरना, आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसका कतरे का टपकना, उसको ड्रिबलिंग बोलते हैं. नंबर 7, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस. आपने सेंटेंस को सेंटेंस में से एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है. लंदन ग्लोज ब्राइटली. 4 ऑप्शंस आर हियर. नंबर ए लंदन, बी ग्लोज, सी ब्राइटली, डी नन. स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती चलूँ. व्हाट इज़ एडवर्ब? आपको एडवर्ब की डेफिनेशन बहुत अच्छे से मालूम है, एज यू हैव योर प्रीवियस नॉलेज अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो एडवर्ब is the word which adds more meaning or which modify or define the verb. ठीक है, जो और ज़्यादा उसके अंदर मीनिंग से ऐड करे, उसको डिटेल, उसकी डिफाइन, उसको जो है एक्सप्लेन कर दे. तो यहाँ पर लंदन इज़ एक्चुअली द प्रॉपर नाउन, ग्लोज एन एक्शन जो कि वर्ब है. अब ग्लोज में और मीनिंग कौन सा वर्ड ऐड कर रहा है? ब्राइटली. ब्राइटली मतलब लंदन जो है वो बड़ा ग्लोज ब्राइटली. तो यहाँ पर एडवर्ब है ब्राइटली जो कि ग्लोज यानी उसके एक्शन में और वर्ड और जो है मीनिंग उसमें ऐड कर रहा है. नंबर 8, अकॉर्डिंग टू ग्रामर स्ट्रीट लैम्प्स आर. स्ट्रीट लैम्प्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या है? अगेन देयर आर 4 ऑप्शंस. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब. स्ट्रीट लैम्प्स, बेटा जी स्ट्रीट लैम्प्स किसी भी तरह के हो सकते हैं. सो दिस इज़ अ नाउन. यहाँ पर अगर ये प्रोनाउन आपको बहुत अच्छे से मालूम है प्रोनाउन क्या होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं जो ही, शी, इट, जो किसी पर्सन की जगह पर या प्लेस की जगह पर यूज़ किए जाएं. देन वर्ब एक्शन को कहते हैं एंड एडवर्ब विच एड मोर मीनिंग टू द वर्ब. तो हमारा राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू स्ट्रीट ग्रामर स्ट्रीट लैम्प्स आर नाउन. तो नाउन यानी ये नाम है एक चीज़ का. नंबर 9, You could easily get lost. ये एक स्टेटमेंट है. You could easily get lost. Here could is. आपने बताना है कि could according to grammar could क्या है? एडजेक्टिव है? नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव ऐसा वर्ड जो डिफाइन करता है एक नाउन को. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. नंबर 2, मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब एक्चुअली में एक्सप्रेस करते हैं नेसेसिटी को या पॉसिबिलिटी को. ये भी एक टाइप ऑफ वर्ब है जिसमें ये यूज़ किया जाता है या इंडिकेट करता है, जैसे परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, सजेशन है. तो मॉडल वर्ब वो जो एक्सप्रेस करते हैं किसी पॉसिबिलिटी को या फिर एबिलिटी को या फिर परमिशन को. सो हियर कुड इज़ देयर यू कुड ईज़िली गेट लॉस, कि यहाँ पर एक तरह से पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है कि आप गुम सकते हो. तो ये एक मॉडल वर्ब है. तो राइट ऑप्शन इज़ मॉडल वर्ब. नंबर 10, लैम्प लाइटर्स वुड पुट अ डैश आउटसाइड द हाउस. लैम्प लाइटर स्टार्टिंग में 1700s में बाकायदा इस प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस होने से पहले उनकी ड्यूटी क्या हुआ करती थी? टू पुट अ डैश आउटसाइड द हाउस. क्या रखना होता था घर के बाहर? ऑफ कोर्स लैम्प लाइटर्स हैं तो लैम्प्स ही रखेंगे. तो राइट ऑप्शन इज लैम्प. नंबर 11, अकॉर्डिंग टू ग्रामर लंदन इज. लंदन क्या है? लंदन एक प्रॉपर नाउन है, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. चारों ही नाउन की कॉमन नाउन आम नाउन को कहते हैं. प्रॉपर नाउन किसी ख़ास नाम को कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी वो चीज़, वो फीलिंग्स या वो एहसास जिसको आप टच नहीं कर सकते. ठीक है, तो मटेरियल नाउन या जो ठोस चीज़ों का बना होता है. सो लंदन इज़ अ फेमस सिटी. तो ये एक प्रॉपर नाउन है. ओके,
Number 12. Now we have turned the page. This is the page number 4. Number 12. Kingston Palace Garden is the name of dash in London. Students, I have told you in text as well कि Kingston Palace Garden ये एक जगह का नाम है, यानी ये एक एवेन्यू है. There are 4 options: avenue, house, hospital, building. Avenue. The right option is avenue. Kingston Palace Garden वो उस एवेन्यू की जगह का उस जगह का नाम है जहाँ पर बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और स्ट्रीट लैम्प्स लगे हुए हैं. Can anybody guess that how many street lamps are there? Yes, student, you are right. There are 1500 gas lamps. ये मैं इसलिए भी साथ साथ कर रही हूँ so you can recall the text as well. आप साथ साथ मेरे अपना टेक्स्ट भी रिकॉल करते चले जाएं. Number 13. They often became a key figure in their communities. Who became the key figure of their communities? कौन अपनी उस कम्युनिटी के की फिगर कहते हैं, बहुत अहम या कलीदी शख्सियत, उसको कौन बनते जा रहे थे? यस, लैम्प लाइटर्स. लैम्प लाइटर्स को यहाँ पर ये स्टेटमेंट उनके बारे में है कि दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़. इस स्टेटमेंट्स, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर आपने बताना है ये किस टेंस में है. द सेंटेंस इज़ इन, नीचे 4 ऑप्शन है: पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट इंडेफिनेट. अब मैं अगर इसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊं, दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़, कि वो अक्सर अपनी उस कम्युनिटी के बहुत अहम शख्सियत बन जाते थे. तो ये एक सिंपल आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर यूज़ हुई है बिकेम. बिकेम इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिकम. तो यहाँ पर ये राइट ऑप्शन आपका पास्ट इंडेफिनिट है. नंबर 14 है करेक्ट स्पेलिंग्स आर. अब करेक्ट स्पेलिंग आपके इसमें क्या है? नंबर आपका जो ए ऑप्शन ए है एनफोर्स, यहाँ पर सी ई है आगे, दिस इज़ इनकरेक्ट. इनफोर्स इनकरेक्ट. एनफोर्स यस, ENNFOR for CE, force, enforce. C is the right option, enforce. So the correct spelling of enforce are ENFORCE, enforce. Number 15, the antonym of strength is, antonym strength opposite को कहते हैं, यानी उसका मुतज़ाद, उसका उल्ट क्या है. Strength ताकत को कहते हैं, तो of course clever, B weakness, C joy, D courage. So right option is weakness, यानी ताकत, और उसका opposite क्या होगा? कमज़ोरी, weakness. Number 16 is dash captures the feelings of a lamplighters in the story. Who captures the feelings of the lamplighters in the story? When I was giving you the introduction of the lesson, तो भी मैंने आपको बताया था चार्ल्स डिकन्स का इसके अंदर जिक्र हुआ है. चार्ल्स डिकन्स जो है वो इंग्लिश राइटर है और बहुत फेमस है. विक्टोरियन एरा का वो एक मतलब फेमस इंग्लिश लिटरेचर का फेमस राइटर है और नॉवेलिस्ट है. तो राइट ऑप्शन इज़ चार्ल्स डिकन्स. ये ऑलरेडी बोल्ड फॉर्म में, इनके सारे राइट ऑप्शन जो हैं वो बोल्ड फॉर्म में है. नाउ वी आर मूविंग टू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. Students, before I am going to explain the short question answer, just you have to look at your notes. This is on your page number 4. आप अपने notes को अपने आगे ज़रूर रखें when you are attending the lecture, क्योंकि इससे आपको help हो जाएगी कि आपने हम जो पढ़ रहे हैं वो इस वक्त किस पेज पे पढ़ रहे हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं. तो English notes आप अपने साथ रखेंगे. जी, short question answer. Students, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर इंग्लिश ए. आप जब इंग्लिश ए की तैयारी कर रहे होते हो तो ये आपके जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप पेपर के पॉइंट से भी इनको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. सो फॉर एग्जांपल, ये आज का समझ लें आपका लर्निंग के लिए टास्क भी है कि आपने आज के दिन में, हमारा जब तक आज ये वीक में हमारे 2 लेक्चर जितने भी जाते हैं उसमें आपने लर्निंग ज़रूर साथ साथ करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन इज़, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस, स्ट्रीट लैम्प्स मुतारिफ़ करवाए जाने से पहले, व्हाट डिड पीपल डू ऑन क्लाउडलेस मून लिट नाइट्स? लोग बिना बादल चांदनी रातों में क्या किया करते थे? वाई डिड दे नीड टू वेट फॉर दीज वेदर कंडीशन? उन्हें इन वेदर कंडीशंस का क्यों इंतज़ार करना पड़ता था?
आंसर नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑन क्लाउडलेस मूनलाइट नाइट्स पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ मूनलाइट एंड गो आउट। लोग मूनलाइट नाइट्स पे इस चांद की रोशनी का एडवांटेज यानी इसका फ़ायदा उठाते थे और बाहर जाते थे। दे नीडेड टू वेट फॉर दीज वेदर कंडीशंस टू गो आउट एंड बी सोशलेबल। वो इन मौसमी हालात का इसलिए उनको ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए इंतज़ार करते थे कि वो बाहर जा सकें और लोगों से मिल सकें। सोशलेबल मिलने को कहते हैं। Question number 2. Before the street lamps were introduced, what were the dangers that people faced if they went out at night? स्ट्रीट लैम्प्स मुतारिफ़ होने से पहले व्हाट वर द डेंजर्स, कौन से ख़तरात थे जो लोगों को रात के वक्त बाहर निकलने पर सामने आते थे। स्टूडेंट्स एक चीज़ को क्लियर रख लें अपने माइंड में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की स्टार्टिंग स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। दोनों में बिफोर द स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस, लेकिन इनके नेक्स्ट स्टेटमेंट्स चेंज हैं दोनों के। आपको क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है। जब तक आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे आपको आंसर की लर्निंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में आता है लेकिन आप उसका आंसर सेकंड वाले का लिख देते हो। तो इसलिए ज़रूर इस चीज़ को नोटिस रखना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या थी और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है और उसका आंसर क्या देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है कि कौन से ख़तरात लोगों को रात के वक्त बाहर निकलने पर देखने पड़ते थे। बिफोर द स्ट्रीट लाइट्स वर इंट्रोड्यूस, स्ट्रीट लाइट्स इंट्रोड्यूस यानी उनको मुतारिफ़ करवाने से पहले इट कुड बी डेंजरस एट नाइट टू गो आउट। रात के वक्त बाहर निकलना बहुत ख़तरे वाला हो सकता था, बिकॉज दे कुड ट्रिप, फॉल एंड गेट इंजर। वो उन्हें ठोकर लग जाती, वो गिर जाते या फिर वो ज़ख्मी हो जाते। दे कुड बी इवन अटैक्ड और रॉब्ड बाय द क्रिमिनल्स। ये बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ है आपके टेक्स्ट का कि या तो उनके ऊपर जो क्रिमिनल्स थे उन पर हमला कर देते या फिर उनको लूट मार उनसे करते थे। नंबर 3, हु वर लिंक बॉयज़ एंड व्हाट डिड दे डू। लिंक बॉयज़ कौन थे? I have explained this in the text as well. Link boys were those who would hold torch or lamp ahead of people. Ahead of people मतलब लोगों के आगे आगे link boys वो लोग हुआ करते थे जो एक टॉर्च या लैल्टन या लैम्प जो था वो लोगों के आगे लेकर चलते थे, so that they could see the way through the dark streets, ताकि वो डार्क स्ट्रीट यानी अंधेरी तारीक गलियों में आके रास्ता देख सकें। नंबर 4, what did the work of a lamp lighter involve? लैम्प लाइटर का किस तरह का काम जो था वो मतलब किस किस्म का काम लैम्प लाइटर्स किया करते थे। लैम्प लाइटर्स वुड लिट ईच लैम्प बाय हैंड एवरी इवनिंग, यानी हर शाम को वो एक लैम्प अपने हाथ से जलाया करते थे। इस किस्म का उनका काम था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट पावर्स द मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स। मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स को क्या चीज़ जो थी वो पावर यानी एनर्जी देती थी। स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू विद द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स ने उसको ओवरकम कर लिया, डोमिनेट कर वो हो गए इंस्टेड ऑफ द गैस लैम्प्स, यानी गैस लैम्प्स के जो थे वो चेंज कर दिए गए, रिप्लेस हो गए किस में, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लैम्प्स में। तो इसका राइट ऑप्शन है द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पावर्स द मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स, यानी जो बिजली की ईजाद थी वो स्ट्रीट लैम्प्स को एनर्जी देती है। नंबर 6, रफली हाउ मेनी गैस लैम्प्स आर देयर इन लंदन टुडे। आज लंदन में कितने गैस लैम्प्स हैं? चलिए मैं इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन भी ऐड कर देती हूँ। आप मुझे बताएं कि कौन सी जगह पर कितने गैस लैम्प्स हैं। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का अगर सिर्फ हम इस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे तो रफली हाउ मेनी गैस लैम्प्स आर देयर इन लंदन टुडे, देयर आर 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन टुडे, यानी आज लंदन में 1500 गैस लैम्प्स हैं। और एज आई हैव एडेड वन मोर क्वेश्चन कि किस जगह पर हैं, तो किंगस्टन पैलेस गार्डन ये अमेरिका में लंदन में एक एवेन्यू है, वहाँ पर ये 1500 गैस लैम्प्स आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे, यानी वो जो 1500 गैस लैम्प्स हैं उनको जलाने के लिए कितने लोगों को रखा गया है, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स, तो इन गैस लैम्प्स को जलाने के लिए 5 लोगों को नौकरी पर रखा गया हुआ है। नंबर 8, What were some of the unpleasant aspect of early oil lamps? अच्छा ये भी मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स के इस
ऑयल लैम्प्स जो इतनी जल्दी रिप्लेस हो गए थे गैस लैम्प से, इसकी कुछ वजूहत भी थी, जिनमें से उन्होंने पूछा कि अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स, कि वो चंद एक उसकी ना खुशगवार उनके वो बताएं पहलू जिनकी वजह से अर्ली जो ऑयल लैम्प्स थे वो उनके कौन से ऐसी वजूहत थी। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाय वैक्स और ऑयल, उनको जो फ्यूल किया जाता था वो वैक्स से यानी वो मोम से या वो तेल से, उसको मट्टी के तेल से उसको किया जाता था। दैट गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड ऑफन ट्रिप्ड, जिसकी वजह से उनमें से एक बदबू सी वो ऑयल की उसकी वजह से, मट्टी के तेल की वजह से आती रहती थी और वो अक्सर टपकते रहते थे, लीक होते रहते थे। नंबर 9, व्हाट वाज द डेंजरस about the gas lamps that were introduced in the 1800s. Okay student, now we are moving to our word sentences. These are on the page number 5 in your notes. आपके यूनिक इंग्लिश नोट्स में ये वर्ड सेंटेंसेस ऑलरेडी दिए गए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ये भी आपको क्लियर करती जाऊँ, यही वर्ड सेंटेंसेस आपके पेपर में भी आते हैं, यानी आपके जो पेपर में 5 मार्क्स के वर्ड सेंटेंसेस आएंगे वो आपके नोट्स में ही ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुके हुए हैं। तो आप इन वर्ड सेंटेंसेस को जब आप याद कर रहे हो तो मतलब आप इनके सेंटेंसेस ज़रूर याद करें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बात करती चलूँ स्टूडेंट्स के, मोस्ट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगता है कि वर्ड सेंटेंसेस, हाँ जी ये तो मैं बड़ा आसानी से बना लूँगा। आप आसानी से उसी वक्त बना सकेंगे जब आपको वर्ड का मीनिंग आता होगा, अदरवाइज़ इट्स नॉट ईजी टू मेक अ सेंटेंस। तो इतना आसान नहीं होता कि आप खुद से ही बना लेंगे। सो बिफोर यू आर गोइंग टू राइट डाउन द सेंटेंसेस फ्रॉम ऑफ द वर्ड्स, आप उसके मीनिंग्स को ज़रूर अंडरस्टैंड कर लो कि उसका मीनिंग एक्चुअली में क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज़ एनफोर्स। एनफोर्स हमने शायद अभी मैं आपको बता दूं कि जो MCQs पढ़े हैं उसमें हमारा शायद पहला ही MCQs जो था वो एनफोर्स था, जिसका मतलब था कि एनफोर्स का मीनिंग बताना था। तो इसका मतलब था इम्पोज, यानी लागू करना, नाफिज करना। सो आई हैव मेड एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस हियर। आप वैसे अपने पास से भी खुद से बना सकते हैं, खुद से जनरेट करें। आई वुड इन फैक्ट प्रेफर इफ़ यू मेक योर ऑन सेंटेंसेस। अगर आप खुद से बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप इन्हें भी आप लर्न कर सकते हो। फर्स्ट वर्ड इज़ एनफोर्स, इसका मतलब है नाफिज करना, लागू करना। इट इज़ द जॉब ऑफ पुलिस टू एनफोर्स द लॉ, यानी ये पुलिस की जॉब है या उनकी ड्यूटी है कि वो कानून को नाफिज करें। नंबर 2, एजिलिटी। एजिलिटी इट मीन्स क्विकनेस। ये भी आपके MCQs में भी ये वर्ड था। इसका मतलब होता है क्विकनेस, फुर्ती, चुस्ती, कितनी तेज़ी, मतलब जो है फिज़िकल वैसे ये क्विकनेस को कहते हैं। ही जम्प्ड ओवर द वॉल विद सरप्राइजिंग एजिलिटी, कि उसने दीवार के ऊपर से बहुत फुर्ती के साथ, हैरान कर देने वाली फुर्ती के साथ उसने छलांग लगा दी। नंबर 3, ड्रिप्ड। ड्रिप्ड मीन्स एज फॉल इन ड्रॉप्स, यानी लीक होते रहना, टपकना, कतरा कतरा गिरना। वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, पानी नलके से कतरा कतरा गिरता रहा। नंबर 4, फेस्टिव। फेस्टिव का मतलब है जॉली, मीन्स गे, खुशी, खुशी को कहते हैं। आई हैव राइट डाउन द मीनिंग एज वेल हेयर, यू कैन सी द वर्ड्स एंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। द होल टाउन इज़ इन फेस्टिव मूड, पूरा शहर जो था वो बहुत खुशगवार, मतलब खुशी के मूड में था। नंबर 5 इज़ विक। विक का मतलब क्या है? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इन द सेंटर ऑफ अ कैंडल, जो मोमबत्ती के सेंटर में एक थ्रेड लगा होता है उसको बोलते हैं। द विक ऑफ द कैंडल वॉज लिट, यानी कैंडल की जो विक है वो जल रही थी। सो दीज आर द वर्ड सेंटेंसेज एंड वर्ड्स मीनिंग, एंड वी हैव कंप्लीटेड द लेसन लाइट इन द नाइट। फ्रेंड्स, हम अपना ये लेसन पूरा कर चुके हैं। वी हैव रेड द टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट को पढ़ा, हमने MCQs को अंडरस्टैंड किया, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाए। आई हैव राइट डाउन द वर्ड्स मीनिंग एज वेल एंड द वर्ड सेंटेंसेज। व्हाट यू हैव टू डू, बेटा आप सिर्फ इतना करें कि आपकी जो इंग्लिश कॉपीज़ हैं उनको आप साथ साथ प्रिपेयर करते चले जाएँ, क्योंकि ये एक तरह से आपके नोट्स बनते जाएंगे। रिगार्डिंग अगर हम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो आपके पास ये आपके तैयार फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि जो वर्ड सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स मीनिंग हैं, ये आप अपनी कॉपीज़ पे लिख लें। एक और चीज़,
वाइल वाइंडिंग अप माई लेक्चर मैं आपसे ये भी बात करती जाऊँगी स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं, सो वी कैन इम्प्रूव एंड मेक आर लेक्चर्स मोर इफेक्टिव, ताकि आपकी जो फीडबैक है वो हमें एक तरह से सजेशंस भी मिलेंगी कि ताकि हम इनको और इम्प्रूव कर सकें जो आपके लिए ईजी हो टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और आप अपनी बुक से ज़रूर इन टच रहें। बेटा जी अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और इस पैंडेमिक के वक्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करवाएं और डोंट थिंक कि हम बाहर नहीं जा रहे। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू गो आउट, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप सिक्योर रहें, आप सेफ़ रहें और हेल्दी रहें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।